हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल बाय बिल स्ट्रिकलैंड बुक की, जिसकी कहानी शुरू होती है पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड से, एक ऐसी जगह जहां गरीबी, टूटे घर, लिमिटेड अवसर और डेली स्ट्रगल नॉर्मल थे। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले ज्यादातर बच्चे अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं या धीरे धीरे सपने देखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन बिल स्ट्रिकलैंड की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनकी पूरी डायरेक्शन बदल दी। यह मोमेंट था उनके हाई स्कूल आर्ट टीचर मिस्टर रॉस से मिलना। एक सिंपल सी मुलाकात जिसने उन्हें पॉटरी से इंट्रोड्यूस कराया और उसी के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, मेंटरशिप और नई पॉसिबिलिटी की दुनिया खोल दी। उस वक्त स्ट्रिकलैंड जब स्कूल जाते थे तो उनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि आगे लाइफ में क्या होगा। पॉवर्टी का प्रेशर, नेबरहुड की नेगेटिव एनर्जी और घर की लिमिटेशंस उन्हें अंदर से स्लोली वीक कर रही थीं। लेकिन एक दिन उन्होंने क्लासरूम की खिड़की से देखा कि मिस्टर रॉस अपने हाथों से मिट्टी के एक लंप को खूबसूरत शेप में बदल रहे हैं। वह छोटा सा सीन किसी मूवी फ्रेम जैसा था, पर उसी मोमेंट में स्ट्रिकलैंड के अंदर क्यूरियोसिटी की एक पावरफुल स्पार्क जल गई। उन्हें महसूस हुआ कि मिट्टी को शेप देना सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि यह एक सिंबल है कि लाइफ चाहे जैसी भी हो, उसे शेप देना पॉसिबल है। मिस्टर रॉस ऐसे टीचर थे जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल पर बिलीफ जगाते थे। जब स्ट्रिकलैंड उनकी क्लास में पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ पॉटरी नहीं सीखी, बल्कि पहली बार फील किया कि कोई उन्हें जेन्युइनली नोटिस कर रहा है। मिस्टर रॉस ने उनके अंदर छुपी एनर्जी, क्रिएटिविटी और हंगर को पहचान लिया, जिसे शायद स्ट्रिकलैंड खुद भी नहीं समझ पाए थे। यही मेंटरशिप की रियल पावर होती है। वह हमें वही दिखाती है जो हम खुद में नहीं देख पाते। स्ट्रिकलैंड बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार पॉटरी व्हील को छुआ तो उन्हें लगा जैसे वह केओस से निकलकर किसी शांत दुनिया में आ गए हों। व्हील घूमता रहता था, मिट्टी शेप लेती जाती थी और उनके अंदर का स्ट्रेस स्लोली डिसॉल्व होने लगता था। यह सिर्फ आर्ट नहीं थी, बल्कि एक तरह की थेरेपी थी। पॉवर्टी की रफ लाइफ के बीच यह सॉफ्ट क्ले उन्हें याद दिलाती थी कि ब्यूटी और पॉसिबिलिटी अब भी एग्जिस्ट करती है। मिस्टर रॉस ने उन्हें सिखाया कि क्ले को कंट्रोल करने से पहले माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। यह लेसन सिर्फ पॉटरी तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी लाइफ पर अप्लाई होता था। अगर माइंड स्कैटर्ड है तो लाइफ भी स्कैटर्ड फील होगी। धीरे धीरे स्ट्रिकलैंड को समझ आया कि मिस्टर रॉस सिर्फ एक आर्ट टीचर नहीं, बल्कि एक लाइफ लाइन थे। उन्होंने हमेशा स्ट्रिकलैंड को एनकरेज किया, मिस्टेक्स को लर्निंग का पार्ट बताया और उन्हें यह फील कराया कि वह कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने यह समझाया कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, टैलेंट और डिटर्मिनेशन इंसान को ऊपर उठा सकते हैं। ऐसी गाइडेंस किसी भी बच्चे का फ्यूचर बदल सकती है। और स्ट्रिकलैंड जैसे बच्चे के लिए जो चारों तरफ से नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहा था, यह मेंटरशिप लाइफ सेविंग साबित हुई। मिस्टर रॉस की सबसे यूनिक क्वालिटी उनका बिलीफ था। वह बाहर की लिमिटेशंस नहीं, बल्कि अंदर की पोटेंशियल देखते थे। स्ट्रिकलैंड बताते हैं कि मिस्टर रॉस अक्सर कहा करते थे कि यू कैन शेप द क्ले बिल, बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव यू कैन शेप योर लाइफ। ये लाइन दिखने में सिंपल थी, लेकिन स्ट्रिकलैंड के लिए यही एक लाइफ प्रिंसिपल बन गई। पॉवर्टी ने स्ट्रिकलैंड को यह सिखाया था कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन मिस्टर रॉस ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारे अंदर पावर है, और यही दोनों चीजें जब मिलती हैं तो वह डेंजरस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। पॉटरी स्टूडियो स्ट्रिकलैंड के लिए एक सेफ स्पेस बन गया था, ऐसी जगह जहां बाहर की नॉइज खत्म हो जाती थी और सिर्फ इमोशंस बाकी रहते थे। व्हील की रिदम उन्हें एक पर्पस देती थी और क्ले को शेप देते हुए उन्हें लगता था कि वह सिर्फ पॉट नहीं, बल्कि अपनी स्टोरी भी बना रहे हैं। यह एक्सपीरियंस इतना ट्रांसफॉर्मेटिव था कि कई बार वह घंटों तक वहीं रुक जाते थे। मिस्टर रॉस ने उन्हें फ्रीडम दी, उन पर ट्रस्ट किया और उनकी प्रोग्रेस की छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया। मेंटरशिप का रियल एसेंस यही होता है कि आपको ऐसा स्पेस मिले जहां आप ग्रो कर सकें, फेल कर सकें और फिर दोबारा उठ सकें। स्ट्रिकलैंड के शब्दों में मिस्टर रॉस ने उन्हें सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि डिग्निटी सिखाई। उन्होंने बताया कि क्रिएटिविटी सिर्फ रिच नेबरहुड की लग्जरी नहीं होती, बल्कि यह एक ह्यूमन राइट है और हर इंसान डिजर्व करता है कि उसके पास खुद को एक्सप्रेस करने की जगह हो। यह मैसेज स्ट्रिकलैंड को डीपली हिट करता था, क्योंकि उनके नेबरहुड में कोई आर्ट या क्रिएटिविटी को फ्यूचर से कनेक्ट ही नहीं करता था। लेकिन मिस्टर रॉस ने उनके लिए एक नया लेंस बना दिया जहां ड्रीम्स पॉसिबल दिखने लगे। समय के साथ स्ट्रिकलैंड ने पॉटरी में मास्टरी हासिल की और हर पीस उनके अंदर कॉन्फिडेंस की एक नई लेयर जोड़ता गया। जब कोई टीचर जेन्युइनली केयर करता है तो स्टूडेंट सिर्फ स्किल नहीं सीखता, बल्कि अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करता है। यही रिस्पेक्ट आगे चलकर मैनचेस्टर बिडवेल सेंटर बनाने की इंस्पिरेशन बनी, जहां स्ट्रिकलैंड ने हजारों लोगों को वही एक्सपीरियंस दिया जो उन्हें मिस्टर रॉस से मिला था। बिलीफ, क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटी। मिस्टर रॉस की मेंटरशिप ने उन्हें यह सिखाया कि टैलेंट किसी बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता,
पॉवर्टी ऊपर नहीं उठाती, लेकिन मेंटरशिप उठाती है। और जब किसी ऐसे स्टूडेंट को राइट मेंटर मिल जाता है जिसका एनवायरनमेंट उसे नीचे खींच रहा हो, तो उसका पूरा फ्यूचर रीराइट हो सकता है। स्ट्रिकलैंड के लिए मिस्टर रॉस वही रीराइट बटन थे। मेंटरशिप की पावर का एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि मेंटर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि कई बार आपको खुद से मिलवाता है। स्ट्रिकलैंड बताते हैं कि पॉटरी व्हील पर बैठकर उन्होंने पहली बार अपने अंदर की वह शांत आवाज सुनी जो कह रही थी कि यू कैन डू मोर बिल। यह आवाज पॉवर्टी की नहीं थी, सोसाइटी की नहीं थी। यह आवाज उस बिलीफ से आई थी जो मिस्टर रॉस से शुरू होकर उनके अंदर ग्रो हुई थी, और आगे चलकर यही बिलीफ उनकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बन गई। स्ट्रिकलैंड का चाइल्डहुड टफ था, लेकिन मेंटरशिप ने उसे मीनिंगफुल बना दिया। उन्होंने समझा कि बड़ा बनने के लिए रिच बैकग्राउंड नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आप पर ऑथेंटिकली, कंसिस्टेंटली और बिना जजमेंट के विश्वास करे। मिस्टर रॉस ने उन्हें यही गिफ्ट दिया, और यही गिफ्ट आगे चलकर हजारों जिंदगियों तक पास ऑन एन हो गया। और अगर स्ट्रिकलैंड की स्टोरी को ध्यान से देखा जाए तो इससे एक और ब्यूटीफुल लेसन सामने आता है। लाइफ के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर बहुत स्मॉल मोमेंट्स से शुरू होते हैं। एक क्लासरूम की खिड़की, एक पॉटरी व्हील, एक केयरिंग टीचर। देखने में यह सब नॉर्मल डिटेल्स लगती हैं, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट इतना मैसिव होता है कि पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। यही रियल लाइफ मैजिक है, जहां एक छोटी सी काइंडनेस किसी के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है। स्ट्रिकलैंड कई बार कहते हैं कि मिस्टर रॉस ने उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना नहीं सिखाया, बल्कि सर्वाइवल से उठाकर पर्पस की तरफ पुश किया। उन्होंने यह दिखाया कि आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, बल्कि हीलिंग होती है। आर्ट आपको केओस से क्लैरिटी की तरफ ले जाती है, और जैसे क्ले को शेप दिया जाता है, वैसे ही इंसान अपनी डेस्टिनी को भी शेप कर सकता है। इसी मेटाफर को स्ट्रिकलैंड ने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन बनाया कि जब आप लोगों को सही एनवायरनमेंट, टूल्स, रिस्पेक्ट और बिलीफ देते हैं, तो वह भी अपनी लाइफ को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेंटरशिप की सबसे इंस्पायरिंग बात यही है कि वह एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। मिस्टर रॉस ने स्ट्रिकलैंड को अपलिफ्ट किया, स्ट्रिकलैंड ने हजारों स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट किया, और उन स्टूडेंट्स ने आगे और जिंदगियां बदली। यही रियल इंपैक्ट है, एक छोटी स्पार्क जो फ्लेम बनती है और फिर रोशनी फैलाती रहती है। स्ट्रिकलैंड की स्टोरी यह भी बताती है कि सही पर्सन अगर सही टाइम पर आपकी जिंदगी में आ जाए, तो वह आपको वह विजन दे सकता है जो आप खुद में नहीं देख पाते। उनकी पूरी जर्नी इस बात का प्रूफ है कि चाहे बैकग्राउंड कितना भी पुअर क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी आपके बारे में कितनी भी नेगेटिव असम्पशंस क्यों ना बनाए, अगर आपके पास एक ऐसा मेंटर है जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहता है, तो आप इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी अचीव कर सकते हैं। एंड में स्ट्रिकलैंड यह रियलाइज करते हैं कि क्ले ने उन्हें सिर्फ आर्ट नहीं सिखाई, बल्कि आइडेंटिटी दी। मिस्टर रॉस ने उन्हें सिर्फ मेंटर नहीं, बल्कि क्लियर डायरेक्शन दी। पॉवर्टी ने उन्हें स्ट्रगल दिया, लेकिन मेंटरशिप ने उन्हें स्ट्रेंथ दी। यह कॉम्बिनेशन किसी फार्मूला से नहीं बनता, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और केयर से बनता है। स्ट्रिकलैंड की हम्बल बिगिनिंग्स ने उन्हें ग्राउंडेड रखा, और मेंटरशिप ने उन्हें उड़ने का करेज दिया। उनकी पूरी स्टोरी यही कहती है कि एक सही इंसान का बिलीफ आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल की सोल है कि मिरेकल्स टैलेंट से नहीं, बल्कि विश्वास से शुरू होते हैं। और पॉवर्टी कोई डेस्टिनी नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर स्ट्रिकलैंड की जर्नी हमें कुछ सिखाती है, तो वह यह कि हर बच्चा एक पॉसिबिलिटी है, बस उसे कोई चाहिए जो उसे देख सके, समझ सके और उस पॉसिबिलिटी पर बिलीव कर सके। यही मेंटरशिप की रियल पावर है कि वह आपको वही इंसान बना देती है जो आप हमेशा से बन सकते थे। पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड में पले बड़े बिल स्ट्रिकलैंड ने पॉवर्टी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि रोज फील किया था। उन्होंने अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा जिनकी आंखों में ड्रीम्स थे, लेकिन एनवायरनमेंट इतना टफ था कि वह ड्रीम्स धीरे धीरे फेड हो जाते थे। स्ट्रिकलैंड समझ चुके थे कि उनकी कम्युनिटी के बच्चे सिर्फ मील्स या शेल्टर की कमी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि एक इनविजिबल कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी, ब्यूटी और पॉसिबिलिटी की कमी। जब वह खुद पॉटरी के जरिए ट्रांसफॉर्म हुए थे, तब उन्हें यह क्लियर हो गया था कि लाइफ को शेप करने की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, और इमेजिनेशन तभी जागती है जब इंसान को कुछ ब्यूटीफुल देखने, महसूस करने और बनाने का मौका मिलता है। इसी रियलाइजेशन से मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन गिल्ड का जन्म हुआ, एक ऐसी जगह जो धीरे धीरे क्रिएटिविटी, डिग्निटी और होप की सैंक्चुअरी बन गई। स्ट्रिकलैंड जानते थे कि पॉवर्टी में पलने वाला बच्चा अक्सर अपने बारे में नेगेटिव स्टोरीज गढ़ लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बैकग्राउंड वीक है, लाइफ मेरे लिए नहीं बनी। और यह सोच सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं आती, बल्कि उन कंडीशन से पैदा होती है जहां बच्चे को इंस्पिरेशन दिखती ही नहीं। स्ट्रिकलैंड को याद था कि एक आर्ट स्टूडियो और एक मेंटर ने उनकी लाइफ बदल दी थी।
इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही स्पेस पूरे नेबरहुड के लिए बनाया जाए, एक ऐसा स्पेस जहां बच्चे पॉवर्टी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी देख सकें। इसी थॉट से एमसीजी बोर्न हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक स्मॉल एफर्ट था, लेकिन समय के साथ यह एक ग्लोबल मॉडल बन गया। जब स्ट्रिकलैंड ने एमसीजी शुरू किया, तब उनके पास न तो मैसिव फंडिंग थी, न बिग बिल्डिंग और न ही फैंसी रिसोर्सेज। उनके पास सिर्फ एक डीप बिलीफ था कि अगर किड्स को ब्यूटी और हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट दिया जाए तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हो सकता है। उन्होंने खुद एक अबैंडन्ड बिल्डिंग को साफ किया, दीवारों को पेंट किया और बच्चों के लिए आर्ट सप्लाईज जुटाई। ये शुरुआत भले ही सिंपल थी, लेकिन इंटेंशन बेहद पावरफुल था। स्ट्रिकलैंड चाहते थे कि बच्चे जब एमसीजी में कदम रखें तो उन्हें फील हो कि वे किसी लग्जरी होटल, म्यूजियम या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में आए हैं, न कि किसी चैरिटी सेंटर में, क्योंकि वह मानते थे कि एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर और माइंडसेट को शेप करता है, और जब कोई सुंदर माहौल में रहता है तो उसके अंदर भी सुंदर सोच पैदा होती है। एमसीजी में आने वाला बच्चा अक्सर पहले ही दिन शॉक में चला जाता था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती थी कि उसकी जैसी कम्युनिटी में इतनी क्लीन, पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह एग्जिस्ट कर सकती है। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि अगर हम पुअर किड्स को पुअर स्पेसेस देते हैं तो हम अनजाने में उन्हें यही बता रहे होते हैं कि वे इतना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सुंदर जगह, अच्छे टूल्स, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट और क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं तो हम उन्हें यह मैसेज देते हैं कि तुम वैल्यूएबल हो और तुम बेस्ट डिजर्व करते हो। यही मैसेज उनके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करता है। एमसीजी का कोर मिशन आर्ट था, लेकिन असल में यह सेल्फ वर्थ की बिल्डिंग थी। पॉटरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट्स सिर्फ स्किल्स नहीं थे, बल्कि बच्चों के लिए अपनी इमोशंस को शेप देने के टूल्स थे। जब कोई टीनेजर कैमरा उठाकर अपनी कम्युनिटी को नए एंगल से देखता था तो उसे पहली बार एहसास होता था कि ब्यूटी यहां भी है। और जब कोई बच्चा मिट्टी को व्हील पर शेप करता था तो वह यह सीखता था कि लाइफ भी हाथों में शेपेबल होती है। एमसीजी ने आर्ट को एक मिरर की तरह यूज किया ताकि बच्चे खुद को टैलेंट, क्रिएटिविटी और पोटेंशियल के रूप में देख सकें। स्ट्रिकलैंड का बिलीफ बहुत सिंपल था कि ब्यूटी का एक्सपोजर एक लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हीलिंग होती है। उनके लिए ब्यूटी एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन थी जो दिल, दिमाग और इमेजिनेशन को ओपन कर देती है। इसलिए एमसीजी का पूरा एनवायरनमेंट जानबूझकर ब्यूटीफुल बनाया गया था। सनलाइट से भरा आर्किटेक्चर, ब्राइट वॉल्स, पीसफुल गार्डन्स, फ्रेश फ्लावर्स, जैज म्यूजिक और क्लीन हॉल्स, सब कुछ किसी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट की तरह डिजाइन किया गया था, क्योंकि स्ट्रिकलैंड मानते थे कि जब बच्चे ब्यूटीफुल चीजें एक्सपीरियंस करते हैं तो उनका ब्रेन नए पॉजिटिविटी सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस ने बाद में यह साबित कर दिया कि एनवायरनमेंट सीधे तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी को शेप करता है, लेकिन स्ट्रिकलैंड यह सच दशकों पहले समझ चुके थे। उनके लिए एमसीजी सिर्फ एक आर्ट स्कूल नहीं बल्कि एक सेंचुरी था, एक ऐसी जगह जहां बच्चे नेगेटिविटी, केओस, वायलेंस और स्ट्रेस से एस्केप कर सकें। कई बच्चों के लिए एमसीजी पहली बार ऐसा स्पेस बना जहां किसी ने उन्हें डांटा नहीं, जज नहीं किया और रिजेक्ट नहीं किया। यहां उन्हें रिस्पेक्ट मिला, इंकरेजमेंट मिला और वह वार्मथ मिली जो कई बार घर या नेबरहुड में मिसिंग होती है। मेंटर्स बच्चों का नाम याद रखते थे, उनकी मिस्टेक्स को सपोर्ट के साथ देखते थे और उनके आइडियाज को वैल्यू देते थे। यही छोटी छोटी बातें बच्चों के अंदर डिग्निटी को दोबारा बिल्ड करती थीं। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि किड्स अक्सर उसी लेवल तक राइज करते हैं जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। अगर आप उन्हें लो एक्सपेक्टेशन देंगे तो वह वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन के साथ सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे तो वही बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखा सकते हैं। एमसीजी में बच्चों को एट रिस्क यूथ नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें आर्टिस्ट्स, क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और म्यूजिशियंस के रूप में एड्रेस किया जाता था। इस सिंपल लेबल शिफ्ट ने उनकी सेल्फ आइडेंटिटी बदल दी और वह खुद को ट्रबल मेकर्स नहीं बल्कि क्रिएटर्स मानने लगे। एमसीजी का विजन हमेशा ड्यूल रहा, आर्ट और सेल्फ वर्थ। स्ट्रिकलैंड जानते थे कि जब बच्चा खुद पर बिलीव करने लगता है तो एकेडमिक्स, बिहेवियर और लाइफ चॉइसेस अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। यही वजह थी कि जो बच्चे स्कूल में अनइंटरेस्टेड और फेलियर के टैग के साथ देखे जाते थे, वही एमसीजी में कंसिस्टेंट, फोकस्ड और डिसिप्लिन नजर आने लगे। टीचर्स भी हैरान थे कि यही बच्चे यहाँ क्रिएटिव, क्यूरियस और मोटिवेटेड क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ रिस्पेक्ट मिला, पर्पस मिला और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिली। एमसीजी का सबसे ब्यूटीफुल एलिमेंट उसका मेंटरशिप कल्चर था, जहां हर स्टूडेंट को एक ऐसा एडल्ट मिलता था जो ऑनेस्टली उसकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता था। ये मेंटर्स सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाते थे बल्कि अटेंशन, इंकरेजमेंट और केयर देते थे। पॉवर्टी बच्चों को अक्सर इनविजिबल बना देती है,
लेकिन एमसीजी में वे विजिबल थे, वैल्यूड थे और इंपॉर्टेंट थे, और यही फीलिंग उन्हें एम्पावर करती थी। स्ट्रिकलैंड खुद रोज सेंटर में घूमते थे, बच्चों से बात करते थे, उनकी आर्ट पीसेस को अप्रिशिएट करते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि वे कैपेबल हैं। यह डायरेक्ट ह्यूमन कनेक्शन बच्चों के लिए अमूल्य था। समय के साथ एमसीजी सिर्फ एक लोकल सेंटर नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया, जहां हजारों बच्चों ने आकर सीखा, ग्रो किया और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। किसी ने फोटोग्राफी को करियर बनाया, कोई आर्ट टीचर बना, किसी ने ग्राफिक डिजाइन में फ्यूचर खोजा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह नहीं था कि वे क्या बने, बल्कि यह था कि उन्होंने खुद को वैल्यूएबल मानना सीख लिया, क्योंकि सेल्फ वर्थ ही लाइफ की सबसे पावरफुल करेंसी है। एमसीजी का डिजाइन भी जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि कोई बच्चा खुद को आउटसाइडर महसूस न करे। स्ट्रिकलैंड जानते थे कि हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ बच्चों के कॉन्फिडेंस को फ्यूल करती है, इसलिए सॉफ्ट लाइटिंग, ओपन कॉरिडोर्स, ग्रीन प्लांट्स, क्लीन स्पेसेस और हर कोने में ब्यूटी रखी गई, जिससे बच्चों को यह फील हो कि वे किसी रिच कैंपस में हैं, और यही फीलिंग उनके अंदर एक डीप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती थी। स्ट्रिकलैंड का बिलीफ यह था कि पुअर किड्स को सिर्फ सर्वाइवल टूल्स नहीं बल्कि इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जिस दिन उनके अंदर इंस्पिरेशन इग्नाइट हो जाती है, उसी दिन डिसिप्लिन, पैशन और डेडिकेशन नेचुरली डेवलप होने लगते हैं। एमसीजी का पूरा मॉडल इसी कोर प्रिंसिपल पर बना था। यह बच्चों को प्रॉब्लम्स से भागना नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें इतना स्ट्रांग बनाता था कि वे प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकें। यहां क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट तक लिमिटेड नहीं रहती थी, बल्कि एक थिंकिंग स्टाइल बनकर उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को शेप करती थी। एमसीजी की सक्सेस स्टोरीज अनकाउंटेबल हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ड्रग्स में फंसे थे, घर अनस्टेबल थे, ग्रेड्स स्लो थे और लाइफ होपलेस लगती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एमसीजी ज्वाइन किया, उनकी डायरेक्शन स्लोली बदलने लगी। उन्हें नया एनवायरनमेंट मिला, नए लोग मिले, नए टूल्स मिले और सबसे इंपॉर्टेंट एक नई आइडेंटिटी मिली। यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता था, बल्कि बिल्कुल वैसे होता था जैसे पॉटरी व्हील पर हर रोटेशन क्ले की शेप को थोड़ा थोड़ा बदल देता है। उसी तरह एमसीजी का एनवायरनमेंट हर दिन उन बच्चों की इनर शेप को रिमोल्ड करता था। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि अगर किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है तो सबसे पहले वहां के बच्चों को अपलिफ्ट करना होगा, क्योंकि जब बच्चे ब्राइट बनते हैं तो घर ब्राइट होता है, फिर कम्युनिटी ब्राइट होती है और धीरे धीरे पूरा नेबरहुड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एमसीजी ने इस विजन को रियलिटी बना दिया और यह सेंटर केओस के बीच एक लाइट हाउस की तरह शाइन करने लगा, जो हर किसी को होप का सिग्नल देता था। स्ट्रिकलैंड ब्यूटी एक्सपोजर थ्योरी पर डीपली बिलीव करते थे और कहते थे कि जब बच्चा कुछ सुंदर देखता है, चाहे वह आर्ट वर्क हो, बिल्डिंग हो, गार्डन हो या जैज म्यूजिक, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी जागती है। क्रिएटिविटी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है, इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज दिखाता है और पॉसिबिलिटीज ड्रीम्स क्रिएट करती है। यही लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है जिसे एमसीजी ने हजारों बच्चों के अंदर एक्टिवेट किया। एमसीजी के मॉडल ने दुनिया को यह क्लियर लेसन दिया कि अगर आप पुअर किड्स को वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट देते हैं तो वे भी वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स दे सकते हैं। पॉवर्टी टैलेंट को किल नहीं करती, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को किल करती है, और एमसीजी ने वही खोई हुई अपॉर्चुनिटीज वापस दी। स्ट्रिकलैंड के लिए एमसीजी सिर्फ एक सेंटर नहीं बल्कि उनकी लाइफ की ग्रेटिट्यूड थी। जिस तरह एक टीचर ने उन्हें पॉटरी सिखाकर उनकी लाइफ बदल दी थी, उसी गिफ्ट को उन्होंने मल्टीप्लाई करके अपनी कम्युनिटी को रिटर्न किया। वह जानते थे कि सही जगह, सही लोग और सही टूल्स किसी की पूरी लाइफ को रीराइट कर सकते हैं, और एमसीजी इसी रीराइटिंग प्रोसेस का पावर हाउस बन गया। आखिर में एमसीजी की स्टोरी एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ याद दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फैंसी प्रोग्राम्स से नहीं बल्कि हार्ट से आता है, ब्यूटी से, रिस्पेक्ट से, क्रिएटिविटी से और बिलीफ से। मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन गिल्ड ने इस ट्रुथ को रियल लाइफ में प्रूव किया। यह सिर्फ आर्ट की जगह नहीं बल्कि सपनों की धर्मशाला थी, एक ऐसी जगह जहां इनर सिटी किड्स ने पहली बार अपनी वर्थ, अपना टैलेंट और अपना फ्यूचर देखा। और यही स्ट्रिकलैंड का विजन था कि अगर दुनिया बदलनी है तो पहले दुनिया को सुंदर बनाना होगा, क्योंकि जब बच्चों के पास ब्यूटी देखने की कैपेसिटी आती है, तभी उनके अंदर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का करेज भी पैदा होता है। और यहीं से बिल स्ट्रिकलैंड की लाइफ का सबसे पावरफुल और इंस्पिरेशनल फेज शुरू होता है, जब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बच्चों की क्रिएटिविटी जगाना काफी नहीं है। कम्युनिटी में असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि एडल्ट्स भी अपनी जिंदगी को दोबारा रिबिल्ड कर पाते हैं। और स्ट्रिकलैंड ने यह बहुत करीब से देखा कि उनके नेबरहुड के बड़ों की हालत कई बार बच्चों से भी ज्यादा कठिन थी। पॉवर्टी ने सिर्फ उनकी जेब खाली नहीं की थी, बल्कि धीरे धीरे उनकी उम्मीद, उनके ड्रीम्स और उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म कर दिया था। कई लोग जॉबलेस थे,
कई लो पेइंग और अनस्टेबल जॉब्स में फंसे हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यह मानना ही छोड़ दिया था कि लाइफ में कभी सेकंड चांस मिल सकता है। यही वह मोमेंट था जहां स्ट्रिकलैंड ने अपने विजन को एक्सपैंड किया और मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन स्किल्ड को मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर के साथ मर्ज कर दिया। यह सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और पर्पस को वापस ला दिया। स्ट्रिकलैंड यह समझते थे कि एडल्ट लाइफ बच्चों की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती। बच्चों के पास सपने देखने और फ्यूचर डिजाइन करने का टाइम होता है, लेकिन एडल्ट्स के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फैमिली की चिंता, बिल्स का प्रेशर और सर्वाइवल का कांस्टेंट स्ट्रेस। ऐसे में सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देना प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं लाता। इसलिए उनका बिलीफ बिल्कुल क्लियर था कि अगर एडल्ट्स को एम्पावर करना है तो उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, रियल स्किल्स और जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। किसी को फूड पैकेट देना चैरिटी हो सकती है, लेकिन उसे खुद कमाने और बनाने का स्किल देना डिग्निटी है। चैरिटी टेम्पररी रिलीफ देती है, जबकि अपॉर्चुनिटी किसी की लाइफ को परमानेंटली अपग्रेड कर देती है। इसी सोच पर मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर खड़ा हुआ, जो लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म और होप भी देता था। यह कोई टिपिकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, जहां आउटडेटेड मशीनें, बोरिंग क्लासरूम्स और लो एक्सपेक्टेशंस हों। स्ट्रिकलैंड ने इसे जानबूझकर एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की तरह डिजाइन किया। उनका विजन सिंपल लेकिन पावरफुल था कि अगर रिच स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो पुअर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं। और अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है तो उसे हाई क्वालिटी स्पेस देना और भी जरूरी है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस लौट सके। इसी वजह से मिडवेल में हर चीज इंटेंशनल थी। मॉडर्न लैब्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट, टॉप क्वालिटी किचन्स, हेल्थ केयर ट्रेनिंग यूनिट्स, हॉर्टिकल्चर ग्रीन हाउसेज, क्लीन हॉलवेज, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और वार्म हॉस्पिटैलिटी। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि जब आप किसी गरीब व्यक्ति को एक सुंदर और हाई स्टैंडर्ड जगह में ट्रेन करते हैं, तो वह खुद को लो क्लास नहीं, बल्कि कैपेबल और डिसर्विंग महसूस करता है। और यही इंटरनल शिफ्ट उसकी लाइफ के हर डिसीजन को बदल देती है। मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले हेल्थ केयर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास कोई प्रॉपर जॉब स्किल नहीं थी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड थी, और इसमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो केयर करना जानते हों, पेशेंट्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ डील कर सकें और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर सकें। मिडवेल के स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी कठिन बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन उनमें दयालुता, धैर्य और दूसरों की मदद करने की इच्छा पहले से मौजूद थी। स्ट्रिकलैंड ने सोचा कि क्यों न इन नेचुरल क्वालिटीज को एक करियर में बदला जाए। उन्होंने हेल्थ केयर लैब सेट की, टॉप हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाई और ऐसे स्किल्स सिखाए जो डायरेक्ट जॉब से कनेक्टेड थे। यहां स्टूडेंट्स ने सिर्फ मशीनें चलाना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने डिग्निटी, कॉन्फिडेंस और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी डेवलप की। मिडवेल की एक और बेहद इंपॉर्टेंट फील्ड क्यूलिनरी आर्ट्स थी, जहां स्ट्रिकलैंड का मानना साफ था कि फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, पैशन और कल्चर का एक्सप्रेशन होता है। यहां क्यूलिनरी ट्रेनिंग का मतलब केवल खाना बनाना सीखना नहीं था, बल्कि उसके साथ डिसिप्लिन, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन जैसी वैल्यूज को भी डेवलप करना था। किचन में क्लीनलीनेस, टाइमिंग, प्रिसीजन और रिस्पेक्ट जैसे प्रिंसिपल्स सिखाए जाते थे, जो धीरे धीरे लाइफ के हर एरिया को इन्फ्लुएंस करने लगते थे। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी प्रोफेशनल किचन देखा तक नहीं था, वे मिडवेल में वर्ल्ड क्लास शेफ स्कूल जैसी फैसिलिटीज देखकर शॉक्ड हो जाते थे। उन्हें पहली बार ऐसा स्पेस मिलता था जहां वे अपने टैलेंट को पॉलिश कर सकते थे, मिस्टेक्स कर सकते थे, उनसे सीख सकते थे और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डिशेस सर्व कर सकते थे। क्यूलिनरी ट्रेनिंग के बाद कई स्टूडेंट्स हाई एंड रेस्टोरेंट्स में काम करने लगे। कुछ ने अपने कैटरिंग बिजनेस शुरू किए और कुछ प्रोफेशनल शेफ्स बन गए। यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मिडवेल ने उन्हें शुरुआत से ही रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ ट्रेन किया। स्ट्रिकलैंड की फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर थी कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ना कि लेफ्ट ओवर या चीप फैसिलिटीज। क्योंकि जब किसी इंसान को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो वह खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करता है। मिडवेल में लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते थे, बल्कि एक नई आइडेंटिटी में कदम रखते थे। वही गरीब व्यक्ति जिसे समाज अक्सर इग्नोर करता है, यहां उसे क्रिस्प यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी, क्लीन क्लासरूम दिया जाता था और साफ शब्दों में कहा जाता था कि तुम यहां बिलोंग करते हो, तुम यह कर सकते हो और तुम मायने रखते हो। ऐसे वाक्य किसी की टूटी हुई सेल्फ एस्टीम के लिए मेडिसिन की तरह काम करते थे। मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की खास बात यह थी कि यहां टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थीं, जैसे पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म।
ये सेंटर स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब रेडी नहीं बल्कि लाइफ रेडी बनाता था। जब स्टूडेंट्स पहली बार अपने परिवार को बताते थे कि वे हेल्थ केयर टेक्नीशियन या क्यूलिनरी प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो उनके घरों में एक नई रोशनी फैल जाती थी। पेरेंट्स को प्राउड फील होता था, बच्चे इंस्पायर्ड होते थे और पूरा माहौल पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता था। यही स्ट्रिकलैंड का ड्रीम था कि ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी वेव बने जो एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर दे। उनका बिलीफ हमेशा यही रहा कि पॉवर्टी माइंडसेट बदलने से ही पॉवर्टी टूटती है। अगर आप किसी इंसान को पुअर की तरह ट्रीट करते हो तो वह खुद को भी पुअर मानने लगता है, लेकिन जब आप उसे रिस्पेक्ट देते हो, ट्रस्ट देते हो और हाई स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन करते हो, तो वही इंसान खुद को कैपेबल और वैल्यूएबल महसूस करने लगता है। मिडवेल में स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, उनका वर्क शोकेस किया जाता था, इंडस्ट्री पार्टनर्स उनसे मिलते थे और उनके एफर्ट्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया जाता था। इससे उनका अंदरूनी डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की सबसे पावरफुल ताकत उसकी पार्टनरशिप्स थीं। स्ट्रिकलैंड ने बड़ी कंपनियों, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ स्ट्रांग रिलेशंस बनाए। ये पार्टनर्स सिर्फ इक्विपमेंट डोनेट नहीं करते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को रियल जॉब्स भी देते थे। मिडवेल का पूरा मॉडल मार्केट डिमांड से कनेक्टेड था। ट्रेनिंग वही दी जाती थी जिसकी रियल वर्ल्ड में सच में जरूरत थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग पूरी होते ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी। ये चैरिटी नहीं थी, बल्कि एक डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी थी, जहां स्टूडेंट अपनी मेहनत से अपना रोल अर्न करता था। मिडवेल की सक्सेस का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि जो लोग कभी खुद को होपलेस मान चुके थे, वही आगे चलकर मेंटर्स बन गए। जिन्होंने कभी ट्रेनिंग ली थी, वही बाद में दूसरों को गाइड करने लगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पावरफुल फॉर्म होती है, जब बदला हुआ इंसान किसी और की जिंदगी बदलता है। यह रिपल इफेक्ट 1990 के दशक में पिट्सबर्ग से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी में फैल गया। स्ट्रिकलैंड का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा। उनका मानना था कि यहां सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, बल्कि लोगों को खुद पर बिलीव करना सिखाया जा रहा है। मिडवेल में हर दिन बिलीव बिल्ड होता था। डेली रूटीन, स्पोर्टिव मेंटर्स, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, क्लियर गोल्स और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज के जरिए स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था जैसे वे किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हों, जहां पॉवर्टी उनकी आइडेंटिटी नहीं बल्कि सिर्फ उनका स्टार्टिंग पॉइंट थी, जहां पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर मायने रखता था। मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की कहानी यह सिखाती है कि सबसे बड़ा गिफ्ट चैरिटी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी होती है। चैरिटी टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी परमानेंट चेंज लाती है। स्ट्रिकलैंड ने एडल्ट्स को सिर्फ खाना, कपड़ा या पैसा नहीं दिया, बल्कि उन्हें फिर से ड्रीम करने की पावर दी। उन्हें वह रिस्पेक्ट दिया जिसकी उन्हें हमेशा कमी रही और ऐसे टूल्स दिए जिनसे वे अपनी लाइफ खुद बिल्ड कर सकें। यही डिग्निटी बेस्ट मॉडल दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस के लिए इंस्पिरेशन बन गया। स्ट्रिकलैंड के लिए मिडवेल सिर्फ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी थी जो यह कहती थी कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर उसे सही टूल्स, सही एनवायरनमेंट और सही रिस्पेक्ट मिले, तो वह अपनी जिंदगी को फिर से एक ब्यूटीफुल फॉर्म में शेप कर सकता है। जैसे क्ले को व्हील पर धीरे धीरे आकार दिया जाता है, वैसे ही इंसानी जिंदगी को भी पॉसिबिलिटी, बिलीव और सपोर्ट से नया शेप दिया जा सकता है। स्ट्रिकलैंड ने यही किया और हजारों लोगों की लाइफ दोबारा शेप हुई। मिडवेल की एक्सपेंशन यह प्रूव करती है कि जब कोई इंसान कंपैशन और क्रिएटिविटी के साथ काम करता है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। स्ट्रिकलैंड ने दिखाया कि गरीब कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए सिंपैथी नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए, चैरिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए और सबसे ज्यादा डिग्निटी चाहिए। यही डिग्निटी मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की असली स्पिरिट है और यही वजह है कि यह सेंटर आज भी हजारों लोगों के लिए होप और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बना हुआ है। बिल स्ट्रिकलैंड की फिलॉसफी का सबसे मैजिकल और हार्ट टचिंग हिस्सा यह था कि वे ब्यूटी को सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मानते थे। और यह पावर हर इंसान डिजर्व करता है, चाहे वह रिच हो या पुअर। उनके लिए पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि इमेजिनेशन की कमी थी, क्योंकि जब इंसान सुंदर चीजें नहीं देखता तो उसके अंदर ड्रीम्स पैदा ही नहीं होते। इसी सोच के साथ उन्होंने मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन गिल्ड और मिडवेल ट्रेनिंग सेंटर को ऐसी जगह बनाया जो दिखने में किसी लग्जरी कैंपस से कम नहीं थे, क्योंकि उनका बिलीव बिल्कुल क्लियर था कि ब्यूटी देखने से ही ब्यूटीफुल फ्यूचर बनने की शुरुआत होती है। स्ट्रिकलैंड का साफ मानना था कि गरीब लोग भी ब्यूटी डिजर्व करते हैं। इसी वजह से उनके सेंटर्स किसी आम ट्रेनिंग प्लेस जैसे नहीं, बल्कि इंस्पायरिंग स्पेसेस जैसे दिखते थे, जहां ग्लास वॉल्स से ब्राइट नेचुरल लाइट अंदर आती थी। हॉलवेज में हमेशा फ्रेश फ्लावर्स लगे रहते थे। क्यूलिनरी लैब्स किसी 5 स्टार होटल की किचन जैसी फील देती थीं।
क्लासरूम्स वर्ल्ड क्लास आर्ट पीसेस से भरे होते थे और हर कोने में क्लीनलीनेस और वार्मथ का एहसास रहता था। जो भी पहली बार इन सेंटर्स में कदम रखता था वह शॉक्ड हो जाता था, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं होती थी कि इनर सिटी पुअर नेबरहुड में इतना ब्यूटीफुल, पीसफुल और क्लासी एनवायरनमेंट भी हो सकता है। लेकिन यही सरप्राइज असल में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनता था। स्ट्रिकलैंड कहते थे कि जब इंसान ब्यूटी देखता है तो उसके अंदर होप अपने आप जनरेट होती है। ब्यूटी उसे यह रिमाइंड कराती है कि दुनिया में गुड थिंग्स मौजूद हैं और अगर वे मौजूद हैं तो वह भी उनका हिस्सा बन सकता है। उनका कहना था कि लोग थ्रेट्स से अपनी लाइफ नहीं बदलते बल्कि इंस्पिरेशन से बदलते हैं, और इंस्पिरेशन का सबसे पावरफुल सोर्स ब्यूटी होती है। चाहे वह एक फ्लावर हो, सनलाइट से भरा कमरा हो, एक स्माइलिंग फेस हो, एक क्लीन स्पेस हो या एक वेल डिजाइंड बिल्डिंग हो, ब्यूटी यह मैसेज देती है कि जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल नहीं है बल्कि उसमें एलिगेंस, पीस और ग्रेस भी पॉसिबल है। सेंटर्स के अंदर स्टूडेंट्स खुद को किसी हाई स्टेटस इंस्टीट्यूट का हिस्सा इमेजिन करने लगते थे और यही इमेजिनेशन उन्हें बताती थी कि वे भी उसी लेवल तक राइज कर सकते हैं। आमतौर पर पावर्टी एरियाज में स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स की हालत क्रैक्ड वॉल्स, ब्रोकन फर्नीचर, डल लाइटिंग और ओल्ड मशीनों से भरी होती है, और ऐसे माहौल में सीखने वाले लोग सबकॉन्शियसली यह मान लेते हैं कि उनकी वैल्यू कम है और वे बस इतना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन स्ट्रिकलैंड ने इस पूरी थिंकिंग को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि पुअर कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल स्पेसेस मिलने चाहिए ताकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा जिंदा हो सके। जब कोई स्टूडेंट ग्लास वॉल से आती सनलाइट देखता था तो उसे लाइफ की क्लैरिटी फील होती थी। जब फ्रेश फ्लावर्स दिखते थे तो एलिगेंस का एहसास होता था, और जब वह हाई क्लास किचन में खाना बनाता था तो खुद को 5 स्टार रेस्टोरेंट में वर्क करते हुए इमेजिन करता था। यही छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर एक हिडन कॉन्फिडेंस जगा देते थे कि मैं भी क्लासी चीजें हैंडल कर सकता हूं और मैं भी वर्ल्ड क्लास बन सकता हूं।